दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी का सामान्य भूगोल का पीवाईक्यू देखेंगे। सामान्य भूगोल में पहले हम विश्व का भूगोल देखेंगे, उसके बाद में हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ही आप इसको सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, उतना ही आपको फ़ायदा होगा आपके आगामी एग्ज़ाम में, बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब चीज़ों को पीवाईक्यू को लगा के जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के भाग हैं, धूमकेतु भी हैं, ग्रह भी हैं, निहारिकाएँ जो हैं सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा, निहारिकाएँ सौर मंडल का भाग नहीं है। अगर आपको पता है कि सौर मंडल में क्या क्या आते हैं, तो उसमें ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, धूमकेतु हैं और खगोलीय धूल भी आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, सूर्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो जिसके नाम से सौर मंडल का नाम पड़ा तो सूर्य है। तो डी आंसर इसका सही है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो सन है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, पृथ्वी। तो ये किसने बताया था सबसे पहले? तो कौन वैज्ञानिक थे? तो न्यूटन थे, डाल्टन थे, कॉपरनिकस थे और आइंस्टीन थे। तो कौन थे? तो कॉपरनिकस थे, सी इसका आंसर होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कॉपरनिकस थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी जो आकाशगंगा है के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष या 20 करोड़, 25 करोड़ वर्ष। तो ए 5 करोड़ दिया है, दूसरा 10 करोड़, तीसरा 20 करोड़, चौथा है 25 करोड़। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है, डी आंसर सही है इसका, चौथे का, कि 25 करोड़ सूर्य को, जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87 हैं, 88 हैं, 89 हैं, 90 हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा 88 हैं हमारे। बी आंसर सही है कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो क्या है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। तो क्या है वो? तो सप्तऋषि है, ए आंसर सही है। तो जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि हैं। तो ध्रुव तारा जो होता है पोलराइज का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। तो ए आंसर ठीक है। 7वां है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? मंगल है, बुध है, नेपच्यून है या प्लूटो है? तो ये बुध है, बुध का कोई ग्रह नहीं है। तो बी आंसर सही है, बुध का कोई ग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, शायद वो सबसे अधिक गर्म होगा, तो शुक्र है, बी आंसर सही होगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो जो किसी ग्रह को गर्म करने की जो बात होती है वो सूर्य के निकट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस मटेरियल का बना है, उसके यहाँ कौन सी गैसें हैं, उन सब मामलों पे डिपेंड करता है कि कौन सबसे अधिक गर्म ग्रह होगा। तो शुक्र का जो ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान, एवरेज तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
और 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं बताइए। मंगल को, बृहस्पतिवार को, शुक्र को या शनि को। तो शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार। तो जो शुक्र है, शुक्र को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो दोनों ही को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण एवं वरुण वलयों से युक्त हैं। तो वलय में 3 आते हैं जिनके पास वलय है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है और वरुण है। इनके पीछे वलय बनी होती है, देखे होंगे आप लोग पिक्चर में। तो उनके जो किनारे किनारे जो रिंग टाइप का बना होता है उसी को वलय कह रहा है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो शनि के पास सबसे ज़्यादा है, बदल गया है अभी कुछ 1-2 साल पहले। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। तो कितना लेता है। तो 8 मिनट लेता है। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग जो होता है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड है। तो 8 मिनट 9 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन में चलते। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो 365.25 दिन लगता है। तो बी आंसर इसका सही है। डायरेक्ट इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय करती है। तो जो पृथ्वी की विषुवतीय रेखा की परिधि है वो इतना किलोमीटर है, 40,090.28 किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। अर्थात पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण की गति है वो 670 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इस आधार पर हम अगर प्रति घंटे को मिनट में बदलें तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है। तो 1 मिनट में लगभग 28 किलोमीटर के आसपास तय करता है, 28 किलोमीटर पर मिनट। तो 28 किलोमीटर है ये। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो स्टार मार लेते हैं इसको। याद रखिएगा 28 किलोमीटर के आसपास है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है शून्य अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो बी आंसर ठीक है। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास मिलते हैं, इसके कई कारण हैं कि 23 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अधिकतम मरुस्थल, जो शुष्क मरुस्थल हैं, पाए जाते हैं। तो इसको कम भी कर सकते हैं, 15 से 30 ले लेंगे। 15 से 30 डिग्री के बीच में अधिकांश हमारे शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इनके कई कारण हैं, जैसे पहला, जैसे मान लीजिए कि उच्च वायुदाब पेटी। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के पास में ठंडी जलधाराओं का चलना। तीसरा है महाद्वीपों के पूर्वी साइड से व्यापारिक पवनों का पहुंचना। तो व्यापारिक पवनें पूर्व से बहती हैं, तो ऐसे आती हैं। तो ये पूर्व में दिशा में आपको क्या करेंगी कि पूर्व वाले जो महाद्वीपी भाग हैं वहाँ बारिश करेंगी, और पीछे जाते जाते वो शुष्क हो जाएंगी। तो पीछे बारिश नहीं कर पाती है, मतलब पश्चिम दिशा में पश्चिमी छोर पे महाद्वीप के बारिश नहीं हो पाती है, तो मरुस्थल बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो सकता है। और तीसरा भी है कि रेन शैडो जोन बन जाता है। जैसे पर्वत होते हैं तो पर्वत के पीछे जैसे बारिश नहीं होती, जैसे पर्वत यहाँ पे है तो इस साइड अगर हवा चल रही है तो यहाँ पे बारिश होगी, इस साइड में मौर्य शैडो पड़ जाएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस तरह के हैं। तो महाद्वीप के मध्य भाग में क्या होता है, क्योंकि कभी कभी इधर से भी हवाएं आई तो क्या करेंगे, पश्चिमी छोर पर बारिश कर जाएंगी, इधर से हवाएं तो पश्चिमी छोर बारिश कर जाएंगे। जैसे बीच में आते आते दोनों तरफ से जैसे बीच में आएंगी तो इनका पानी पूरा खत्म हो जाएगा इन हवाओं का, और इन हवाओं का भी पानी पूरा यहाँ पे आते आते खत्म हो जाएगा। तो ये जो होता क्षेत्र होता है यहाँ बारिश नहीं होती है। तो इस तरह के उदाहरण हैं, जैसे देख लीजिए इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बता रहे हैं आपको, काफ़ी समय लग रहा है इसमें, मगर उसको घबराइए नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए 30 अक्षांशों के पास क्या होता है, तो जो 30 डिग्री अक्षांश है वहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। तो हमेशा जो उच्च वायुदाब होता है तो हवाएं नीचे बैठती हैं,
जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो कभी भी बारिश नहीं होती। तो हवाएं नीचे उतरने से फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। जैसे सहारा और ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वहाँ पे ऐसा ही मामला रहता है। नीचे हवाएं बैठती हैं तो अगर ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाकर संघनन करती हैं तो बारिश करती हैं, नीचे बैठती हैं तो संघनन क्या होगा, तो बारिश नहीं हो पाता है। तो ठीक है ये। दूसरा है महाद्वीपीय के पश्चिमी तट के मरुस्थल जैसे 20 से 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते उनका पानी खत्म हो जाता है, वो शुष्क हो जाती हैं। तो ऐसे में कैलिफोर्निया का डेजर्ट बनता है उत्तरी अमेरिका में, सहारा डेजर्ट है उत्तरी अफ्रीका में, अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका में, नामीबिया है दक्षिणी अफ्रीका में। एक कारण यही है, ये भी है। और दूसरा कारण ये है इन्हीं वाले मामले में कि इनके पश्चिमी छोर पे ठंडी जलधारा बहती है। जहाँ देखिएगा कैलिफोर्निया के पास भी ठंडी जलधारा होगी, अटाकामा के पास भी ठंडी जलधारा होगी, कनारी जलधारा पश्चिमी सहारा के पास है, नामीबिया के पास भी ठंडी जलधारा होगी। एक पर मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बात ये सही बोल रहा है। ठीक है। पर्वतों की पृष्ठ छाया जैसे क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जैसे डेथ वैली है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, अर्जेंटीना में पेरुवियन मरुस्थल जो है। तो यहाँ देखेंगे कि एक साइड में पर्वत है तो उसके एक साइड में बारिश होगा, दूसरी साइड में पृष्ठ छाया बन जाता है। तो डेथ वैली उसका उदाहरण है, पेटागोनिया भी उसका उदाहरण है, और पेरुवियन मरुस्थल भी उसका उदाहरण है। ठीक है। चौथा नंबर का क्या है, महाद्वीपीय के मध्य भाग में स्थित जो मरुस्थल है जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं, इसमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल आता है यूएसए में, और ऑस्ट्रेलिया एक मरुस्थल आता है, गोबी मरुस्थल आता है चीन और मंगोलिया में। तो देखेंगे तो ये समुद्र तट से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हवाएं जो नमी लेके जाती हैं उनका पानी पहले ही बारिश होकर ख़त्म हो जाता है, तो वो शुष्क हो जाती हैं वहाँ जाते जाते, इस वजह से डेजर्ट बन जाता है। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इस वजह से ज़्यादा डिस्कस कर लिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगा के सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है, तो सौर प्रणाली के कारण नहीं, पृथ्वी घूर्णन कारण, यही सही है। पृथ्वी का आंतरिक भाग नहीं, कोलोराडो और खाड़ी धारा, ये भी नहीं। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण होता है, और कुछ कोई मतलब नहीं किसी का। तो बी आंसर सही है, कोरियालिस बल पृथ्वी का घूर्णन के कारण लगता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका बी आंसर सही है 14वें का। 15वां क्वेश्चन चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति और शनि है। तो बृहस्पति है, सी आंसर सही है इसका। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने क्वेश्चन में काफ़ी सरल पूछा है, आगे भी लगभग इसी को घुमा फिरा के पूछता है, तो बहुत घबराइए नहीं। तो जुपिटर जो है सबसे व्यास में सबसे बड़ा है, इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। उसके बाद बृहस्पति का शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी आता है। तो 5वें नंबर पे पृथ्वी है, फिफ्थ प्लेस पे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 16 नंबर का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो शनि है इसमें, डी आंसर इसका सही है। तो पृथ्वी का घनत्व जो है 55-14 kg पर मीटर क्यूब है। मंगल का कम है इससे, शुक्र का थोड़ा ज़्यादा है, और शनि का जो है 687 है। तो शनि उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है। तो नीफे का मतलब होता है, नीफे ऐसे लिखेंगे, नीफे आ ही रहेगा यहाँ पे। तो नीफे पूछ रहा है आपसे, तो नीफे का मतलब निकिल होता है, इसका मतलब फेरस होता है। तो निकिल और फेरस इसका सही आंसर होगा। तो निकिल और फेरस होगा। तो निकिल और फेरम है, फेरस नहीं फेरम है। तो डी इसका सही है। फिर निकिल और फेरम मतलब लोहा होता है, तो इस वजह से उसका नीफे नाम रखा गया है इसे। 2022 में भी पूछा है ये। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो शनि भी चक्कर लगाता है। तो शनि कितना समय लेता है पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में, तो 18 वर्ष, 36 वर्ष, 29 वर्ष या 84 वर्ष। तो शनि 29 वर्ष लेता है, सी इसका आंसर सही है। 29 वर्ष में जो शनि है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, तो काफ़ी ज़्यादा समय है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का।
कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है तो अरुण कितना समय लेता है? तो ये तो शनि से भी दूर है तो ये और ज़्यादा समय लेगा। तो 84 साल, 36 साल, 18 साल, 48 साल। तो ये 84 साल के आसपास लेता है, तो ये आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? स्थलीय चट्टानों की डेटिंग से नहीं, पृथ्वी के आयाम की माप से, तो यही सही है। पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से तो नहीं। क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्ड से तो भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 2022 में पूछा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। पृथ्वी के आयाम के मापन से संबंधित है जियोडेसी विज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है, पूछ रहा है। तो उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक जीवाणु। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो उत्पादक जो होता है वो हिरण नहीं होता है, वो घास होती है। प्राथमिक उपभोक्ता हिरण होता है, तो ये दोनों गलत हो गया। गौण उपभोक्ता घास नहीं होती। तो इसका अपघटक जो होते हैं जीवाणु होते हैं, डी इसका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो कौन से महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है बताना है। तो यूरोप का है, अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अमेरिका का है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें है, 22वें का सी आंसर सही होगा। 22वें का सी ऑस्ट्रेलिया। 23वें का निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो टाइगा नहीं है, सवाना, पंपास, प्रेरी में बताना है कौन सा है। तो पंपास भी नहीं है, प्रेरी भी नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है, जो अफ्रीका में भी मिलता है। सवाना टाइप की घास लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग हर कॉन्टिनेंट में मिल जाती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जो कॉन्टिनेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देख लीजिए, पहले प्रश्नगत विकल्पों में अफ्रीका में सवाना का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका में के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं, तथा दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास है और उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान प्रेरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो कौन सा है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो बताना है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसको एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ये इसका सही आंसर है। औसत जो पृथ्वी निम्नलिखित खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो इंपॉर्टेंट है। ए आंसर इसका सही है 24वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो पहला ए होल्म ने, WM डेविस ने, SW उल्टरीज ने, कोवर ने, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो डेविस ने दिया था, WM डेविस ने दिया था। इसकी संकल्पना बी है। अगर आप ऑप्शनल भूगोल है आपका तो W डेविस को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, तो बी आंसर ठीक है इसका। तो डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिन्होंने उन्होंने नाम दिया मार्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक, तो 25वां इंपॉर्टेंट था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड नहीं, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये भी नहीं, प्रधान मध्याह्न रेखा, तो यही सही है। डी आंसर सही है। 26 का डी सही है। तो अगले क्वेश्चन है, पूछ रहा है, इसको देख लीजिए इसी वाले क्वेश्चन में, कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है, जो 180 डिग्री से जाती है, जो लाइन 180 डिग्री देशांतर से जाती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो किन देशों से गुजरती है, कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा। UK, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से,
स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टैगो से और घाना से। तो ये 0 डिग्री की बात कर रहा है। 0 डिग्री अक्षांश जिसको प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। तो कहाँ से गुजरती है ये देख लीजिए। तो आठ देशों से गुजरता है 0 डिग्री प्रधान माध्याह्न रेखा। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? हिमालय की है, आल्प्स की है, रॉकी की है, हिंदू कुश की है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो रॉकी की है सबसे बड़ी। रॉकी पर्वत कहाँ है बताइए? तो रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ी अगर पूछता है, विश्व की सबसे बड़ी पूछता है तो एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में है। मगर इस ऑप्शन में एंडीज नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि रॉकी सेकंड पे रॉकी है, तो रॉकी दिया है। ये एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है, और रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्रॉल तो एक संरचना है, तो क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की, दक्षिणी अमेरिका की, पूर्वी यूरोप की, पश्चिमी अमेरिका की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। तो ये दक्षिण अफ्रीका की है क्रॉल संरचना। तो क्रॉल जो दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झोपड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्य गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना है ये। तो अफ्रीका में क्रॉल कहते हैं उसको। लकड़ियों, झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई संरचना है ये। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको फिर से, तो क्रॉल को समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? दुनिया के कुल बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? भारत में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है। उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका सी आंसर होगा। सी नहीं, इसका ई आंसर होगा, ई वाला ई आंसर होगा इसका। तो कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया में कई बड़े बांधों 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक क्षमता वाले को कहते हैं, की संख्या लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% बांध भारत और चीन में है। तो चीन है, इसमें चीन ऑप्शन ही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसीलिए हो गया इसका। तो चाइना में दुनिया के कुल बड़े बांधों का आधा हिस्सा तो चाइना में है। तो चाइना ऑप्शन होना चाहिए था, मगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 30वें नंबर का है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, सोनोरान है, टकला मकान है, अटाकामा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान? तो अटाकामा का डेजर्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, जो दक्षिण अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि तुम्मालपल्ले खदान जिस दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, तुम्मालपल्ले खदान कहाँ पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में है, ए आंसर सही है इसका। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है? अफ्रीका से नहीं, एशिया से होकर नहीं, प्रशांत महासागर से होकर, ठीक है, अटलांटिक से नहीं। तो सी इसका आंसर सही है, प्रशांत महासागर से होकर। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यूरोप है नहीं, अफ्रीका है,
हाँ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका नहीं है, दक्षिण अमेरिका भी नहीं है। तो सबसे बड़ा है, विश्व के 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद में आता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आर्कटिक, फिर यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, जो पिछले क्वेश्चन में पूछ चुका है, पीछे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर बी होगा, अफ्रीका सबसे बड़ा है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है। तो सबसे अधिक देश पूछा है तो अफ्रीका में है सबसे अधिक देश, सी आंसर सही है इसका। 34वें का सी आंसर सही है, सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में है। अफ्रीका में 54 देश हैं, याद रखिएगा, लिख देता हूँ। अफ्रीका में 54 देश हैं, आगे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। तो अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 हैं और ओशिनिया में 14 हैं। तो याद रखिएगा, इसको मिलान भी करवा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 49 हैं, एशिया में 48 हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सैल का निर्माण, शैली नहीं है, सैल का निर्माण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, भूक्षरण का और अपस्फीति का, रगड़ का, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो ये अपघर्षण का उदाहरण है, सी आंसर सही होगा। तो मशरूम रॉक्स जो हैं अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति हैं, इनमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बन जाती है, इस तरह की। इसी तरह की आकृति बन जाती है, ज़्यादा कटान हो जाता है यहाँ पे। तो मशरूम छत कहते हैं इसको, मशरूम की तरह ऊपर हो गया ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन है। पहला है, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। तो सटीक मतलब सही पूछा है, तो पहला भी ठीक है, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। दूसरा, पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित हैं। तो नहीं, जापान में बड़े उपजाऊ मैदान हैं जो अनाज उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, ये भी गलत है। कोयला और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका पहला ज़्यादा सही है। जापान प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियाँ हैं। मत्स्यन की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, और खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे, तथा वहाँ पे भूमि भी बहुत कम है। ठीक है, ए आंसर सही था इसका। नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर का, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो भूमध्य सागर नहीं, काला सागर इसमें भी नहीं, लाल सागर इसमें भी नहीं, सी है इसका। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है। तो मृत सागर की लवणता जो है 238 से 240 के आसपास है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है वो तुर्की की वान झील है, याद रखिए, वान झील भी याद रखिए, तुर्की में है। इसको 330 से 335 के आसपास इसमें लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक इसमें हमारा ऑप्शन में जो पूछा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मृत सागर है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो उत्तर और दक्षिण में लंबाई में सबसे बड़ा सीमा वाला देश कौन सा है? रूस है, चीन है, चिली है, ब्राज़ील है। तो कौन है? तो उत्तरी दक्षिण में देखेंगे तो चिली सबसे लंबा दिखता है, तो चिली सबसे लंबा है इसमें, तो चिली है इसका, बी आंसर सही है कि सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी मतलब लंबाई में, कि उत्तर से दक्षिण में सबसे अधिक दूरी किसकी है, किस देश की है? तो चिली की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो द्वीप पूछा है किस देश में, तो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, क्यूबा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक।
तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप है। वहीं फिलीपींस में 7,614 हैं। मालदीव में 1,192 हैं और क्यूबा में 4,195 हैं। तो इसका इंडोनेशिया होगा, बी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेगाडास्कर है और सुमात्रा है। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो द्वीप है बोर्नियो द्वीप है। ए आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफ़ी सटीक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो थोड़ा सा फैक्चुअल है तो याद रखिए इसको। ये वाला ठीक है, बोर्नियो। 40वें का 41वें नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में अवस्थित है? तो ओयमयाकोन किस देश में अवस्थित है? विश्व सबसे सर्दी वाला किस देश में अवस्थित है? ओयमयाकोन तो मंगोलिया है, रूस है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। तो रूस में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओयमयाकोन जो है रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में अवस्थित है और इंडिगिरका नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी बात समझ लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, जापान है, क्यूबा है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जापान है कि न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, क्यूबा है। तो सबसे बड़ा देश जो है बिना सीमा वाला, सबसे पहले समझिए कि सीमा रहित देश कौन से होते हैं। तो सीमा रहित देश वो देश होते हैं जिनकी सीमा भूमिबद्ध जो देश होते हैं उनसे नहीं होती, जिनकी सीमा सिर्फ पानियों से होती है, पानी या जल से होती है। जैसे न्यूजीलैंड में देखेंगे तो किसी से दूसरे भूखंड से नहीं जुड़ा हुआ है। फिलीपींस भी बीचों बीच है समुद्र महासागरों के। जापान भी वैसे है, क्यूबा भी वैसे है। तो सबसे बड़ा जापान है, सी आंसर ठीक है इसका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये भी पूछता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लेता है इसको 2 साल 3 साल 4 साल बाद में। तो होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू है। तो सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों में विभक्त है, 4 द्वीपों में बांटा जाता है उसको। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो इसको उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए बोल देता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए या दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो इसको एक बार मैप में देख के समझ लीजिएगा चारों द्वीपों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है, देख लीजिएगा। तो जो होन्शु है सबसे बड़ा है, बी इसका सही आंसर है। होन्शु सबसे बड़ा है जापान में, जिसमें टोक्यो सिटी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देश में से किसका भाग है? बी अच्छा क्वेश्चन है। तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, कनाडा है, यूके है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो याद रखिएगा डेनमार्क का भाग है, ए इसका आंसर सही है। डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जेम्स जे विल्सन है, ए वेगनर है, डू टोइट, एच हेस हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन है? तो वेगनर हैं। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का थ्योरी दिया था। तो वेगनर है, बी आंसर ठीक है इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। वे जल के लिए सरंध्र होती है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। इस चट्टान में सिलिका नहीं होती। तो कौन सा सत्य एक सत्य इसको बताना है? तो सी इसका सत्य है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। ठीक है, उसमें जीवाश्म नहीं होते और वे जल के लिए सरंध्र नहीं होती। इसमें चट्टान में सिलिका नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको। अग्नेय रॉक्स में पिघले मैग्मा के ठंडे होने के बाद ठोस बनती है। ये रवेदार होती है और परतें नहीं बन पाती।
तो जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अग्नि चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है इसमें। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, अवसादी सेलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो पहला है, ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। तो सत्य बताना है हमको, तो सत्य ये नहीं है। ये अवसादी, ये सेल क्रिस्टलीय हैं, तो ये भी सही नहीं है। ये सेल स्तरों में निक्षेपित हैं, तो ये ठीक है, स्तरों में निक्षेपित होती हैं अवसादी जो चट्टानें होती हैं। ये सेल जल में नहीं निर्मित होती, तो ये भी बात भी गलत है, जल में निर्मित हो जाती हैं। तो सी इसका आंसर सही है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में तीसरा वाला सही है कि ये सेल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है। तो एस्कर और ड्रमलिन के बारे में पूछ रहा है। तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ठीक है ये। दूसरा है ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो ये भी ठीक है। तीसरा है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये तीसरा सही नहीं है। चौथा है जबकि जो एस्कर है ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित है, तो ये ठीक है। और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो ये भी ठीक है। तो 4 वाला ठीक है। चौथा में फिर से दोबारा पढ़ देता हूँ। चौथा में है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये बात सही है। तो इसमें तीसरा गलत है, तीसरा काट देंगे जहाँ जाए, तो ये खत्म हो गया। चौथा सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ड्रमलिन और एस्कर के बारे में ठीक है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना के बारे में बताना है। पूछ रहा है माउंट एटना है एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो माउंट एटना क्या है बताइए। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, इटली में है ये भी याद रखिए, इटली में माउंट एटना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मौना लोआ उदाहरण है। तो मौना लोआ क्या उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का और ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये इसका सही है। ये हवाई द्वीप, यूएसए का हवाई द्वीप है जो, उस पर है मौना लोआ, तो ये इसका सही ऑप्शन है 85 का। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंपीय तथा उसके परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना हमको। सही नहीं है बताना। तो पहला है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश की रेखा 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। सही नहीं है बताना है, तो ये पहला ठीक है। दूसरा है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अभिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक घोर विध्वंस किया था, तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें क्या दिया है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया, ये गलत है। डी है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शांति पूर्व पश्चिम दिशा में थी, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी वाला गलत है, सी इसका गलत है, सी सही नहीं है। तो उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जब वो सुनामी आया 2000 में, तो 2005 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अपशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है, बी इसका आंसर सही होगा। जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं जैसे हिमालय हुआ, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, इन सब में पाई जाती हैं, तो बी आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। तो विक्टोरिया एवं चाड, मरे एवं डर्लिन, स्वेज और पनामा, ईरी एवं हुरान,
उपरोक्त में से एक से अधिक का कोई नहीं, तो मरे और डर्लिन जो है यही नदियां हैं। बी आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और मरे और डर्लिन कहाँ बहती हैं ये रिवर जो हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है या किन देशों में स्थित है, बताना है हमको। तो अफगानिस्तान में तो हैदराबाद नहीं है, भारत में हैदराबाद है, और दूसरा जो है पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत में हैदराबाद है, बाकी तुर्कमेनिस्तान में नहीं है। तो इसका ई आंसर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बाहर ले जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, वृक्षाकार क्षेत्र, जल संभर, अपवाह द्रोणी। तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं इसको, ए इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है 56 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में नहीं है, असम में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में, बी आंसर सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, और राष्ट्रीय उद्यान ये 1982 में इसको दर्जा मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ए इसका आंसर सही है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। ठीक है, उसके बाद रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन है, फिर भारत है। तो भारत जो है भंडारण में 5वां स्थान है, 5वां स्थान पे भारत है, इंपॉर्टेंट है। 58वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो चीन था। डी आंसर इसका आंसर सही है। अभी भी चीन ही है, वर्तमान समय में चीन ही है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान गेहूं में भारत का है, ये भी याद रखिएगा। सेकेंड स्थान जो है भारत का है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन है जापान है, दक्षिण कोरिया है, चीन है, जर्मनी है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो चीन है सर्वाधिक, सी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की नहीं है, एंडीज की है, रॉकी की नहीं है, आल्प्स की नहीं है। तो सब फर्स्ट पे जो है श्रृंखला जो है एंडीज की है, जो कि साउथ अमेरिका में है। फिर उसके बाद रॉकी है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें क्या दिया है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत रेंज है, जिसकी लंबाई 7000 से 8900 किलोमीटर है। वही जो रॉकीज़ है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित, इसकी लंबाई 2500 मीटर है। तो ये समझ लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो कोकोस प्लेट के बारे में पूछ रहा है। तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत पेटी में है। तो ए आंसर इसका ठीक है, मध्य अमेरिका और प्रशांत पेटी। कोकोस प्लेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिलान करा सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 62 नंबर का। इसमें पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है पूछ रहा है। तो ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किससे था ये रस्ट बाउल। तो ये ई इसका आंसर होगा, एक से अधिक। रस्ट बाउल जो है रस्ट बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो,
और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः एक से अधिक विकल्प इसका सही है, इस वजह से इसका आंसर ई हो गया है। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? तो अगर आपको जलधारा देखना है तो मेरे वीडियो पे जलधारे का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी में उसको देख सकते हैं, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में। तो विश्व की संपूर्ण जलधाराओं के बारे में हमने बताया है, तो बहुत ही अच्छे से बताया गया। एक बार देख लेंगे तो आजीवन भर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 63 नंबर का क्वेश्चन बताइए, कौन सा है? तो अग्लुहास की धारा है, तो ये नहीं। बेनेगुएला की धारा है, तो हाँ बेनेगुएला की धारा है, बी इसका सही ऑप्शन है। हम्बोल्ट की नहीं है। क्यूरोसियो तो प्रशांत में बती ये नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं से अधिक नहीं, तो इसका आंसर बी होगा। बेनेगुएला की धारा नामीबिया के तट पर बहती है, इसी के कारण जो ठंडी जलधारा है नामीबिया के पश्चिमी तट पे या अफ्रीका के पश्चिमी तट पे डेजर्ट बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें दिया भी है, नामीबिया तट के साथ बेनेगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेनेगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट पर मौसम साल भर ठंडा रहता है तथा सुहाना रहता है। यह जलधारा सागर में उत्पन्न होती है, यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती है। ये महासागर नहीं होगा, ये भूमध्य सागर होगा, वो भूमध्य सागर का अटलांटिक महासागर होगा, अटलांटिक। ठीक है, ये सुहाना रहता है और इसी कारण कालाहारी डेजर्ट भी एक कारण है इसमें कालाहारी बनने का। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का है, पूछ रहा है ब्राज़ील के पठार के पास मैदान को क्या कहते हैं? जो ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, कम्बोज कहते हैं, बेल्ट्स कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय जो घास है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। तो बी आंसर सही है, कंपोस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। पंपास जो शीतोष्ण घास के मैदान है जिसका विस्तार अर्जेंटीना में है, शीतोष्ण है ये। डाउन्स जो है शीतोष्ण घास के मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तथा बेल्ट्स जो है दक्षिण अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, बेल्ट्स। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं ये बेल्ट्स, उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये भी शीतोष्ण ही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कालीमंजारो है तो आग्नेयगिरी मतलब बाल्केनो, द्वीप, श्रृंग, नदी। तो किलिमंजारो क्या है? एक पर्वत है तंजानिया में जो ज्वालामुखी से बना है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी मरुस्थल चीन में है, पश्चिमी अफ्रीका में है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो गोबी चीन में है, चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, तो इसीलिए चीन इसमें ऑप्शन दिया है, तो उसको मार देंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जोहानसबर्ग विख्यात है तो स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, लौह हाउस के लिए, किसके लिए विख्यात? तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, ए इसका आंसर सही है। जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत में की प्रोविंशियल राजधानी है। यहाँ सोना और हीरे के विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, तो ए आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे पूछ लेता है। तो बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है, यूक्रेन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यूक्रेन तो नहीं, आप जानते हैं, रोमानिया भी नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, ये बी है हंगरी। हंगरी जो है लैंड लॉक देश है, स्थल रुद्ध देश है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल किससे सीमा साझा करता है, किस देश से? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, जॉर्डन है। लेबनान है, टर्की है, जॉर्डन है तथा मिस्र के साथ। लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र के साथ। तो किसके साथ साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो लेबनान तो है, ठीक है, सीरिया भी है, जॉर्डन भी है, मिस्र के पास भी है, सिनाइन पेनिसुला। तो 2-2-4, तो ए इसका आंसर सही है। इजराइल जो है मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, तो इसकी जो भूमध्य सागर से पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है इजराइल की, उत्तरी सीमा जो है लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से लगती है तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगती है, जिसको इजिप्ट कहते हैं।
ठीक है। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। तो किसी अगले क्वेश्चन में अगर इस तरह के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी आए तो उसको भी समझ लीजिए। ठीक है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो अरावली को कहते हैं, सतपुड़ा कहते हैं, पामीर को कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। तो पामीर को कहते हैं। सी इसका आंसर सही है। पामीर का पठार विश्व की छत कहते हैं इसको। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, वर्मा, भारत। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम जो है श्रीलंका है। ये आंसर ठीक है इसके। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है? तो 1/4 है, आधा है, 2/3 है, या 3/5वां भाग है। तो कौन कितना भाग है ये? तो 2/3 भाग इसका पानी से ढका हुआ है, 2/3 भाग है इसका। तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग जो है स्थल क्षेत्र है। तो 29% बस स्थल क्षेत्र है, बाकी 71% तो जल से भरा हुआ है। ठीक है, तो 2/3 होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ए इसका ऑप्शन सही है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो स्थान है उत्तरी ध्रुव है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रांत महासागरीय क्षेत्र द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक, प्रशांत अंटार्कटिका कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक, मध्य सागरीय कटक। तो कौन से कहते हैं? ये मध्य सागरीय कटक के बारे में बात कर रहा है, जो इस तरह से कटक बनाता है ऐसे अटलांटिक महासागर में इस तरह का। इधर अमेरिका है, इधर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम खाड़ी में एक नदी है, नहीं, एक महासागरीय जलधारा है, यही सही है। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम गलत है, एक धरातलीय धारा है, गलत है। इसका बी आंसर सही है, एक महासागरीय जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का एक जल समुष्ट कर हेटरास अंतर्द्वीप से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। हमने जलधारा वाले वीडियो में इसको पढ़ाए हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन के संदर्भ में बताना है कि ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्डा है, खड्डा मतलब जॉर्ज है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है, एक पुराना तोप है। तो एक गार्ज है। ग्रैंड कैनियन जो होता है एक खड्डा है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, एक खड्डा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है पूछ रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मसूरी द्वारा, यांटिकी कियांग द्वारा, हांग हो द्वारा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो ए इसका ऑप्शन सही है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में? नहीं। प्रशांत महासागर में? हाँ। हिंद महासागर में? नहीं। अरब महासागर में? नहीं। तो बी आंसर सही 78 का। फिजी जो है प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है स्वेज नहर? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ये इसका सही ऑप्शन है, भूमध्य महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को
प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, बी वाला ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मलक्का जल संधि के बारे में है। पूछ रहा है मलक्का जल संयोजक में जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर के से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक जाना है, ये ऑप्शन ठीक है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है ये, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो जावा के, मालदीव के, सुमात्रा के, मॉरिशस के, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक। तो सुमात्रा ट्रेंच कहाँ पे है? तो सुंडा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा के समानांतर है। तो सुमात्रा एवं जावा इसमें होगा, तो इसलिए ई इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, ओजोन परत बनाती है। तो क्या बनाती है? आर्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, तो पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 है, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, 110 से 120 किलोमीटर। तो ए इसका आंसर सही है 84 का, कि 10 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये, पूर्वी गोलार्ध में भी नहीं, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं। तो ठीक है, बी आंसर इसका ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का। 86 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है। तो कितने में स्थित है? तो 30 पश्चिमी देशांतर पर, 30 पूर्वी देशांतर पर, और 28 पूर्वी देशांतर या 28 पश्चिमी देशांतर। तो 15 देशांतर हम आगे चलते हैं तो 1 घंटा हो जाता है, 15 देशांतर आगे चलते 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो 30 पूर्वी देशांतर अगर होगा तो ग्रीनविच वाई से 2 घंटा आगे रहेगा ये, तो ये 30 पूर्वी देशांतर पे होगा, बी इसका आंसर सही होगा। क्योंकि जब हम 15 डिग्री आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं तो हम 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। तो दक्षिण गोलार्ध में किस दिन पड़ता है सबसे बड़ा दिन? ठंडी में पड़ता होगा, तो 22 दिसंबर होगा। हम लोग यहाँ जब ठंडी पड़ती है तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, तो 22 दिसंबर को होगा, बी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, जिस दिन पीसीएस का एग्जाम उस दिन सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में होगा, 22 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तन की क्रिया से, चट्टानों के बलन और भ्रंशन से, उपयुक्त में सभी। तो ये विवर्तनिक क्रिया से हुआ, तो बी इसका आंसर सही है, विवर्तनिक क्रिया से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो महादेशजनक बल, भूविक्षेपीय कोरियोलिस बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। तो ये बलन की क्रिया है जो ये पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उनके कारण होता है बलन की क्रिया। तो मान लीजिए एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, दोनों ही आ रही हैं, जब ये टकराती हैं तो यहाँ संपीड़न होता है, पर्वत का निर्माण होता है। जब पर्वत बनता है तो वही बलनकारी प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, तो ये सी इसका आंसर सही है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल आता है, जो क्षैतिज संतुलन में भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, जैसे संपीड़न बल तथा तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को हम अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। इसे मोड़ को बलन कहते हैं। तो ये जो बताया अभी हमने कैसे उठने लगता है धीरे धीरे, और यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो से संपीड़ित होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं।
तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है। तो हिमालय तो एशिया की है, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका की है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका की है, तो बचा आल्प्स। तो ए इसका आल्प्स आंसर होगा, यूरोप में आल्प्स पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? 91 नंबर का। तो तकला मकान अफगानिस्तान में नहीं है, कजाकिस्तान में नहीं है, तो मंगोलिया में तो नहीं है, ये चीन में है। तकला मकान मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र में है, तो बी है इसका। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में, उत्तरी अफ्रीका में। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, तो किस कहाँ पे स्थित है? तो ए आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, कौन सा देश है? तो लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है, फिलिस्तीन है। तो कौन सा है? तो लेबनान के साथ नहीं है, ये आंसर ठीक है इसका। लेबनान के साथ मृत सागर की भूमि सीमा नहीं है, नहीं तो लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जो है जॉर्डन में है, इजराइल में है और वेस्ट बैंक के क्षेत्र में है। ठीक है, तो जॉर्डन में है, फिलिस्तीन में है, इजराइल में है। तो जो वेस्ट बैंक है उसी में फिलिस्तीन का क्षेत्र समाहित है, तो वेस्ट बैंक में अधिकांश फिलिस्तीन का क्षेत्र आता है। अभी तो वहाँ लड़ाई चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 94 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी है, पंपास है या वेल्ड्स है या स्टेपीज है? तो पंपास है, बी आंसर इसका सही है, पंपास कहते हैं उसको, बी आंसर ठीक है, पंपास। तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय देशों के मैदान को पंपास का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को स्टेपीज यूरेशिया में कहते हैं, इसको स्टेपीज। प्रेरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी कहते हैं। डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बेल्ट्स कहते हैं अफ्रीका में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका मैपिंग के द्वारा हम एक बार वीडियो बनाएंगे इसका, तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा उसको। आप अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब वीडियो हम जब बनाएंगे तो आपको आसानी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो कौन सी है जो किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बी आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, समझ लीजिए, एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये बंदरगाह शहर। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड का है, और रियाद जो है सऊदी अरब का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बी आंसर इसका सही है। चलते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो हिंद महासागर में अवस्थित है, बी आंसर इसका सही है कि 90 रिज कटक जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन है, तो रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? तो व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, मॉस्को। उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक, तो किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग को। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि इसको उत्तर का वेनिस कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को। क्यों वेनिस कहते हैं? क्योंकि ये रूस का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने के कारण इसको वेनिस कहा जाता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वेनिस जो शहर है वो संस्कृति और ऐतिहासिक शहर है वेनिस, इसीलिए वैसे ये भी सेंट पीटर्सबर्ग भी
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस सागर में अवस्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस सागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर, पैसिफिक महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारतीय महासागर में हिंद महासागर कहते हैं इसको। सी आंसर इसका सही है। अट्टू प्रवाल द्वीप एटॉल द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है ये। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मसाई मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं, ये जनजातियाँ हैं। और सकाई मलेशिया में पाई जाती हैं। बेडोइन अरबी प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाई जाती हैं। और उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप पढ़े होंगे कि मसाई जो है मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये बात सही है। तो केनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा में पाए जाते हैं ये। फिर जो है सकाई जो हैं मलाया द्वीप या मलेशिया में पाए जाते हैं, तो भी ठीक है। बेडोइन अरब द्वीप या बद्दू जिसको कहते हैं, ये अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है, अरब मरुस्थल में। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको पूछता है तो देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो रूर है, सार भी है, अचेन बेसिन, लारेन बेसिन। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो लारेन बेसिन नहीं है। तो रूर है जर्मनी का, सार है, अचेन है, लारेन जो है फ्रांस का है। ये क्षेत्र पूछता है तो लारेन फ्रांस का है, तो बाकी यही नहीं है, 20 का आंसर होगा। और सब कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी का है। 101 नंबर का है कि सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं, भूमि है, पवन है, ज्वालामुखी से निःसृत राख है। तो भूमि है, इसका बी आंसर सही है। बी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? कितना पीपीटी है? तो 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। तो 35 पीपीटी है इसका। तो बी आंसर इसका ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 103 नंबर का क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो मृत सागर सर्वाधिक है इसमें, डी इसका आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्गेसो सागर एक हिस्सा है हिंद महासागर का, आर्कटिक का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो ये जो है दक्षिण जो सार्गेसो, तो ये उत्तरी अटलांटिक का भाग है, उत्तरी अटलांटिक का। तो इसका सी आंसर सही है। उत्तरी अटलांटिक सागर का भाग है सार्गेसो सागर। आप देखे होंगे उत्तरी में से गोल गोल सब घूमता है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा रहते हैं, सो मछलियाँ खाने के लिए आती है। तो यहीं सार्गेसो सागर बनता है। जैसे 0 डिग्री के ऊपर भी बनता है ये, 10 डिग्री के आसपास, 10 से 20 के बीच में। तो याद रखिएगा इसको। तो इसका सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। दक्षिण अमेरिका की पूछा तो नील कहाँ से आ जाएगी? अमेजन है, मिसिसिपी है और गंगा है। तो कौन सी है? तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है, बी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर का है कि निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही हैं, और नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो बताना है। देखिए 4 नदियाँ, ये दो यहाँ दी हुई हैं, 2 यहाँ दी हुई हैं। तो बताना है हमको कौन सा मिलान कर रहा है सही से। तो इस रॉटरडैम, सीन नदी, पोटोमैक नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी। पेरिस कहाँ पे? पेरिस सब जानते हैं कि पेरिस कहाँ पे है। तो जो पेरिस है वो सीन नदी पे सब जानते हैं, तो बी का पहला हो गया, तो पेरिस हो गया। और रॉटरडैम किस पे है? तो राइन नदी पे रॉटरडैम है। तो राइन कहाँ? 3 पे राइन है। बुडापेस्ट, अभी बुडापेस्ट घोषणा हुआ था, किसके लिए? कमेंट करके बताइए आप अगर आप जानते हैं तो। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पे है, तो 4 हो गया। वाशिंगटन इस नदी पे है, तो वाशिंगटन जो पोटोमैक नदी पे है, तो 2 हो गया। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 सी वाला आंसर ठीक है इसका, 3 1 4 2। रॉटरडैम जो है राइन नदी पे है, पेरिस जो है सीन नदी पे है, बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी पे है, और वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी पे है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताना है। बाब अल मंदेब, हारमुज, मलक्का, अब बोस्पोरस, तो बोस्पोरस नहीं है, इसमें बाब अल मंदेब है। तो अरब सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है, तो इंपॉर्टेंट है, ए इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो बताना है, सुमेलित करना है कि अत्यंत गर्म, अत्यंत ठंडी, अत्यंत वर्षा, अत्यंत सूखा कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसको बताना है। तो अत्यंत गर्म क्या है, सहारा है, आर्कटिक है, चेरापूंजी है, चिली है। तो अत्यधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, तो सी का दूसरा हो गया। ठीक। अत्यधिक गर्म है तो कौन सा, क्या गर्म है, सहारा, क्या गर्म है, तो अत्यधिक गर्म तो सहारा ही होगा इसमें, तो 4 मार देते हैं, अत्यधिक गर्म को 4 होगा। अत्यधिक ठंडा कौन सा है, तो आर्कटिक होगा, 3 हो गया। अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है, चिली होगा, तो 1 हो जाएगा। अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी वाला आंसर इसका ठीक हो गया। तो अत्यधिक गर्म क्या है, ठंडा क्या है, मिलान करिए, ये तो कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में केसिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में, पासू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या लोम मिट्टी में। तो किस में सबसे अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है, ए आंसर सही है। केसिका तो जो होता है जिससे जो नीचे का पानी ऊपर चढ़ जाता है, जैसे रुई को हम एक छोर भिगोते हैं रुई का तेल में जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, तो देखते हैं धीरे धीरे चढ़ चढ़ के ऊपर चढ़ा जाता है, पूरा तेल से भीग जाती है रुई का जो बाती होती है, तो उसी को केसिकत्व का कारण होता है ऐसे। तो पूछ रहा है, तो केसिकत्व की क्रिया चिकनी मिट्टी या क्ले में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में निम्न होती है। तो जहाँ पे जुड़ाव ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा होती है। बलुई मिट्टी में क्या होती है कि बालू एक एक कण अलग अलग होता है, तो इस वजह से केसिकत्व की संभावना थोड़ा कम हो जाती है उसमें। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, रूस है। तो 2021 के अनुसार कोयला सर्वोत्तम दृष्टि से कौन सा है, चीन जो कोयले को उत्पादन में सबसे बड़ा है 2021 के अनुसार, तो नया डेटा है, तो पुराना क्वेश्चन 2011 का, तो चीन होगा, इसका सी आंसर सही है, चाइना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कूल गार्डन में कौन सी क्रिया होती है भाई, तो सोना का खनन होता है। कूल गार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो सी इसका आंसर से सोना खनन होता है। एक्सप्लेनेशन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में पर्यटकों के बीच माइनिंग गोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोना की खोज 1892 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक उस समय करंट अफेयर से लग रहा क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन टन में हुआ था। तो चलिए इसका करंट अफेयर्स वाला डेटा भी होगा, इसमें देख लेते हैं। तो 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में चीन में सर्वाधिक हुआ था, देखिए सही है। तो अभी नया क्वेश्चन जो बनेगा, तो 2020 का क्वेश्चन है, तो 2020 के चीन में टन के हिसाब से सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था, 365 टन। ऑस्ट्रेलिया ने 327 टन, 300 देखिए। तो 2020 में चीन सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था। इस अवधि में चीन 365 टन, ऑस्ट्रेलिया ने 327 टन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 305 टन ने सोना उत्पादन किया था। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा, चीन। तो सोना के उत्पादन के लिए आएगा टन में सबसे अधिक कौन है, तो चाइना मार देंगे बिना सोचो समझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, 2015 में पूछा है, मगर इसका जो नवीन आंकड़ा उसने दिया है, तो 2021 के हिसाब से जो भी रिपोर्ट आई थी, तो 5 देश शीर्ष पे हैं। तो एल्युमिनियम उत्पादन में चाइना सबसे पहले पे है, रूस है उसके बाद भारत है, फिर कनाडा है, फिर UAE है। तो ठीक है, तो इस 113 का जो उस समय का आंसर था वो भारत था। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत था उस समय 2015 के आसपास, मगर अब चीन हो गया, फिर रूस हो गया, भारत 3rd स्थान पे हो गया है। ठीक है, 114वां क्वेश्चन है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, तेल का भंडार सबसे अधिक किस देश में है। तो
अमेरिका है, चीन है, रूस है, वेनेजुएला है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वेनेजुएला आज तक का सबसे अधिक तेल रिजर्व वाला देश है, तो डी इसका आंसर सही है, वेनेजुएला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेनेजुएला बहुत दिन तक रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इसको तेल का भंडार मिल गया है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, कोक, तो कौन सा है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो ए इसका सही आंसर है। कोयले का मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ABC होता है ये, ABLP। तो ए जो होता है सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का होता है, और बिटुमिनस उससे थोड़ा कम होता है, लिग्नाइट उससे भी कम होता है, पीट एकदम से ख़त्म होता है। तो ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, ये BPSC में आए हुए एग्जाम क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः शामिल होता है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन, लकड़ी, वनस्पति अवशेष। तो ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध रूप से सम्मिलित क्या है? शक्ति है, कोयला है, प्राणी मल और जलावन लकड़ी, कोयला, गैस, तेल और जलावन लकड़ी। तो क्या शामिल है? तो शक्ति है, कोयला है, तेल है, गैस है, जल विद्युत है, यूरेनियम है। तो ए आंसर इसका सही है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत के रूप में विशुद्ध शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम शामिल है। चलिए ठीक है, अगले 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो जोहानसबर्ग है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिंगापुर है। तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा धातु व्यापार का है लंदन है, सी इसका सही है। धातु व्यापार में लंदन सर्वाधिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केंद्र है इसका। 118 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि संघनन के कारण नहीं, विकिरण के कारण, आपतन के कारण नहीं, चालन के कारण नहीं, तो विकिरण के कारण होता है। बी इसका सही है, क्योंकि विकिरण का अवशोषण वातावरण में नहीं हो पाता है, पूरा जो जितना विकिरण होता है सब चला जाता है अंतरिक्ष में। तो इस वजह से क्या होता है, पूरा नीचे की हीट होती है ऊपर चली जाती है, इस वजह से मेघ रहित रात जो होती है थोड़ा ठंडी लगती है। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक है। 119 क्वेश्चन चलते हैं। मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, और निम्नलिखित कूट का विचार करना है। तो मानसून का जब निर्वर्तन होता है, निवर्तन जब मानसून लौटता है तो क्या क्या होता है? सही उत्तर चुनना है आपको। तो आसमान साफ रहता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति हो जाती है, ये भी ठीक है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, इसका सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, ये मानसून के बारे में। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है पढ़िए। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान थोड़ा वृद्धि होती है तापमान में, उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आने लगती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ होता है, ठीक है, वही जो ऊपर बताया गया वही बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो क्या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसून क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा। तो सही तो ये मरुस्थलीय वाला नहीं है, पूरे साल मानसून में वर्षा नहीं होती। भूमध्य सागर में गर्मी वर्षा नहीं होती, रोज़ वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा होती है, बी वाला सही आंसर है। रोज़ 12 बजे के बाद रोज़ बारिश होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली में, केपटाउन में, एडिलेड में, पंपाज में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किस में नहीं है? तो पंपाज में नहीं है, डी इसका आंसर है। मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु
कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु है, CWB है, तो इस वजह से पंपाज है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में 122 नंबर का, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो नाइजर है, कांगो है, नील है, जाम्बेजी है। तो कांगो घाटी में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, कांगो में पाई जाती है ये, बी आंसर सही है। पिग्मी जो है कांगो में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सांवली होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पिग्मी निवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछ चुका है और भी पूछा होगा। पिग्मी निवासी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो कांगो कहाँ है? तो कांगो है विश्वतरेखीय अफ्रीका के जो वन है उसमें पाई जाती है, तो अफ्रीका है, ये इसका आंसर सही हो गया। 124 नंबर का, एस्किमो निवासी हैं तो कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के और श्रीलंका के। तो जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र है एस्किमो वहीं रहते हैं अपना घर बना के, तो ये कनाडा होगा इसका, ये आंसर सही है कनाडा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह मिलान कराता है। तो 3-4 जो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर भी जो जनजातियाँ उनके लिए पढ़े हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया इसका, तो इससे पूछता है BRPCS में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है, एम्पेरांटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो ठीक है, तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास A.L. जेफेनऑफ ने किया था। ठीक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, जापान है। तो देख लेते हैं इसका नया आंकड़ा क्या आया है। तो 2021 में वैश्विक रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है एवं उसके बाद भारत का आता है। तो सबसे पहले भी चीन है, नया आंकड़ा है चीन पे, और सेकेंड पे भारत है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या बांग्लादेश में? तो कहाँ पे पैदा होता है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो स्पेन है, ग्रीस है, न्यूजीलैंड है, ईरान है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ईरान है, डी आंसर इसका सही है। FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के लिए, हार्ड कोल जिसको कहते हैं, पत्थर के कोयला, तो सबसे अधिक भंडारण किस में है? नेपाल में है, चीन में, न्यूजीलैंड में, भारत में है। तो चीन तो हर जगह रहता है, चीन ही है इसका, सी इसका आंसर सही है। 130 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देश में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो USA को छोड़ के कौन सा सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रूस है, चीन है, सऊदी अरब है, कनाडा है। तो नए आंकड़े के अनुसार देख लेते हैं कौन सा है। तो 2018 में क्वेश्चन आया था, 2021 के आंकड़े आए होंगे। 2018 के अनुसार तो सी था सऊदी अरब, इसका क्वेश्चन का आंसर सही है, मगर नया देख लेते हैं। तो मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के अनुसार 2020 में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, उसके बाद में रूस का था। तो सेकेंड रूस में, इस वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछता है तो रसिया मारेंगे, रसिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें भी नए आंकड़े आए होंगे, तो देख लेते हैं। इसके अनुसार तो कजाकिस्तान है अभी के अनुसार, 2019 के अनुसार। तो 2017-18 में आया रहा होगा, तो ए है कजाकिस्तान। अभी देखते हैं कजाकिस्तान है या कोई बदल गया है। तो 2022 के अनुसार जो है, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक खान द्वारा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे स्थान पे कनाडा है और नामीबिया है। तो अभी भी कजाकिस्तान बना हुआ है, कजाकिस्तान बना है, फिर कनाडा है, फिर नामीबिया है। नामीबिया कोई नहीं सोचेगा, नामीबिया 3rd नंबर पे है, इंपॉर्टेंट है। 132 से टिन मिलता है, तो प्लेसर निक्षेप से, कायांतरित शैलों से, अल्पशिलिक आग्नेय शैलों से, इन सब में। तो किससे मिलता है टिन? तो टिन प्लेसर निक्षेप से मिलता है, ये इसका सही आंसर है। तो टिन का शीर्ष उत्पादक देश है चीन,
इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू। इंपॉर्टेंट है, देखिए चीन है पहले पे, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे म्यांमार है। तो इंपॉर्टेंट है 2021 के अनुसार है ये, तो इसको याद रखिएगा। चीन सर्वाधिक है। चीन तो लगभग ही, चीन मार देंगे तो लगभग ही गलत होगा, नहीं तो गलत होगा ही नहीं। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें बंध है मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा व्यतीत होती है, मृदा अपर्दन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षा किया जाता है। तो मृदा संरक्षण में 94 क्वेश्चन इस वजह से इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूमि भाग में होता है, भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो कहाँ विकास होता है इसका, टेरा रोसा का? तो चूना पत्थर जहाँ होता है वहाँ टेरा रोसा अधिक बनता है। तो टेरा रोसा जो है लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है, तो लाल मृदा की बात कर रहा है ये। लाल मृदा को टेरा रोसा कहते हैं इटालियन में, इटली की भाषा में। इसका जो विकास होता है चूना पत्थर के अभिलेय अवशेषों से होता है। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे? विषुवतीय रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। तो विषुवतीय रेखा के पास मिलते हैं, ये आंसर इसका ठीक है, क्योंकि वर्ष भर बारिश होती है जिसके कारण वहाँ पे फ्लोरा और फौना अधिक उत्पन्न होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ियों एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो यूएसए है, नॉर्वे है, स्वीडन है, कनाडा है। तो जहाँ ठंडी पड़ती है, ठंडी वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे मुलायम लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कनाडा इसमें नंबर 1 पे है। तो ये सब गलत हैं, तो कनाडा डी इसका सबसे आंसर होगा, कनाडा। अब देखते हैं कि 2000 आंकड़े बदले हैं कि नहीं बदले हैं। 2020 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्ष लुगदी उत्पादक देश हो गया है, जबकि निर्यात में शीर्ष देश ब्राज़ील है। देखिए बदल गया है। अभी पूछेगा लुगदी उगदी के बारे में, तो अमेरिका जो है यूएसए सर्वाधिक उत्पादन करता है, तथा निर्यात जो करता है ब्राज़ील सबसे अधिक करता है। तो ब्राज़ील निर्यात में सबसे आगे है, यूएसए उत्पादन में सबसे आगे है। तो देखिए इसके बदल गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। और ये डेटा बता रहा हूँ बुक के हिसाब से, तो आप एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि नया आंकड़ा क्या आ गया है। ये 2001 और 2 की बात है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछता है, आरओआरए में, और बिहार पीसीएस में पूछ सकता है। बिहार पीसीएस में पूछा, ये पूछ के सकता है। तो रेलमार्ग और जोड़ने के स्थान, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो यूरोपियन कंटिनेशनल रेलमार्ग, ट्रांस एडियन रेलमार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस। तो जोड़ने वाला स्थान कहाँ कहाँ है भैया, इसका मिलान करवाइए। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है वो कहाँ, पेरिस से इस्तांबुल जाता है कि लोनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक जाता है, ब्यूनस आयर्स से बाल्पो जाता है, पेरिस से वार्सा जाता है। तो कहाँ जाता है? तो पहला वाला जो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेलवे लाइन है वो पेरिस से वार्सा जाता है, तो 4 हो गया पहले का। ट्रांस एडियन रेलमार्ग जो है वो जाता है ब्यूनस आयर्स से वालपरेज जाता है, तो 3 हो गया ये। ट्रांस साइबेरियन जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक जाता है, तो 2 हो गया ये। ओरिएंट एक्सप्रेस जाती है पेरिस से इस्तांबुल जाती है, जो ओरिएंट है वो पेरिस से इस्तांबुल जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, पेरिस से इस्तांबुल। तो 4-3-2-1 तो बी आंसर इसका सही है। कभी इसे ओरिएंट एक्सप्रेस से कभी सफ़र करिए, पेरिस से इस्तांबुल जाइए, देखिए दुनिया कैसी कितनी अच्छी लगती है, कितना सुंदर लगता है वो रेल मार्ग, बहुत ही मज़ेदार सफ़र होता है ये। तो बी आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? पत्तन नगर नहीं है, तो टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो जो कैनबरा है वो पत्तन नगर नहीं है, बी इसका आंसर होगा। टोक्यो जो जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क भी एक बंदरगाह है, हडसन नदी पर तट पर स्थित है। लंदन में टेम्स नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा था।
कावा पत्तन, साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सेंटोस जो है ये ब्राज़ील का है। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पे स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात होता है। इसे विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो बी आंसर सही है। इसका 139 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैविक घटकों से, उपयुक्त में सभी से। तो उपयुक्त में सभी से बनता है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 140 नंबर का हो गया। 141 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से, कार्बन CO2 उत्सर्जन में कमी से, यूरेनियम उत्पादन में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई है इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस है, डी इसका आंसर होगा। सॉरी, इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है, तो डी है इसका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना है। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो चापकार डेल्टा का, अंगुली या पंजक डेल्टा का, ज्वार नदमुख ईश्वरी डेल्टा का, या रूढ़ित डेल्टा का। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये बर्ड फूट का उदाहरण है, बी इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, याद रखिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, बंगुरला जलधारा कहाँ पे है? तो बताना है आपको। तो पहला है इसमें, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। तो वेनेजुएला की धारा को ही हम शायद कहते हैं इसको। तो डी इसका आंसर सही होगा। तो वेनेजुएला की धारा, वेनेजुएला ये लिखा है तो बंगुरुला लिख दिया है, तो वेनेजुएला है। तो डी है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। 144 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से हम किसको नहीं देख सकते हैं? तो चंद्र को, मंगल को, शुक्र को, राहु को। तो राहु को नहीं देख सकते हैं हम। 5 जो ग्रह हैं जिसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं, इसमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 मासी नदियाँ जो होती हैं जल कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो वृष्टि से नहीं, बर्फ़ पिघलने से। तो हाँ, बर्फ़ पिघलने से प्राप्त करती हैं, आकाश से भी नहीं, ज़मीन से भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन है, पूछा निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में कौन सा निग्रेटो प्रजाति से है? तो बहु है, खिरगिज है, सेमांग है और मसाई है। तो कौन सा निग्रीटो प्रजाति से है? तो सेमांग है वो, सी इसका आंसर सही है। सेमांग जो है निग्रोटो प्रजाति से सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आता है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजातियां इस प्रजाति की हैं। तो ठीक है, सेमांग है इसका, इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील में, कोलंबिया में, युगांडा में, वेनेजुएला में। तो इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय तो ब्राज़ील होता था, ब्राज़ील इसका आंसर है ए। तो और देख लेते हैं, ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा है, जिसमें विश्व कॉफ़ी का लगभग 20% है। तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील के बाद वियतनाम है, फिर वियतनाम है कॉफ़ी में, इंपॉर्टेंट है। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं बताना है? तो उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधनों की बहुलता, कुशल जो श्रम है वो, और दक्ष परिवहन प्रणाली। तो खनिज की संसाधनों की बहुलता ये नहीं है, बाकी सब सही है। खनिज की बहुलता नहीं है यहाँ, तो बी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम प्रशांत महासागर, लॉरेंसियन, गोंडवाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं जो पैंजिया से टूट के बना है? तो उसको गोंडवाना कहते हैं। तो सी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो अमेजन बेसिन के, सहारा रेगिस्तान के, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे स्थित हैं?
तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पे स्थित है, सी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव और 21 द्वीप शामिल हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन ये पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, 21 द्वीप हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 152 नंबर का क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो 152 नंबर का है। तो DFC, CWG, AWW उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो CWG में आते हैं, CWG याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। CWG स्मॉल जी है, कैपिटल C है, ये भी याद रखिएगा। ये भी कैपिटल से बदलता है, स्मॉल लेटर से भी बदलता है। तो कोपेन पूछ सकता है कभी कोपेन को जलवायु वर्गीकरण कब किया था, तो 1918 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 153 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्र मील की किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्र मील तक फैली हुई है। तो जो संयुक्त राष्ट्र UN क्लॉज जो है, संयुक्त राष्ट्र का समुद्री नियम जो है, उसके अनुसार जो है 12 नॉटिकल माइल तक होता है। तो 12 नॉटिकल माइल जो है सही है, सी इसका आंसर सही है, 21 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 154 नंबर, 154 है नहीं, अब भारत का भूगोल शुरू हो गया है। तो हमने आज कवर कर लिया है विश्व का भूगोल, जिसमें 153 क्वेश्चन थे, उसी में से घुमा फिरा के आएगा। ये 10-15 साल का, कम से 20-22 साल का भूगोल का पेपर था ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलते हैं भारत के भूगोल में।